दोस्तों स्वागत है आपका लीगल लोपीडिया में। और मैं एडवोकेट जया ठाकुर आज आपको बताने वाली हूँ कि लोन कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि लोन कैसे मिलता है। देखिए आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सभी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। किसी को अपने घर बनाने की टेंशन है तो किसी को अपना बिजनेस खोलने की, मतलब जगह जगह लोगों के पास बहुत सारी टेंशन्स शामिल हो गई हैं उनकी ज़िंदगी में। तो लोग क्या करते हैं, उन टेंशन्स को कम करने के लिए लोन लेने की सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या फिर रिसिप्ट सैलरी स्लिप नहीं होती उनके पास, वो सैलरी नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको कोई भी लोन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी तरीके से बताने वाली हूँ कि आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोन दो तरीके के होता है। एक होता है ऑनलाइन लोन और एक आप ले सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है चलिए जानते हैं। ऑनलाइन लोन जो होता है वो आप ले सकते हैं बाय एप्लीकेशन जैसे कि आप नवी से ले सकते हैं, क्रेडिट बी से ले सकते हैं, मनी व्यू से ले सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। ऑफलाइन जो लोन मिलता है वो मिलता है आपको डायरेक्ट बैंक के थ्रू जाके। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप लोन लेने की सोचते हैं तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं लोन किसी और बंदे के थ्रू ले लूँ या फिर किसी और पर्सन के थ्रू लोन ले लूँ, जैसे कोई रिलेटिव हो गया, कोई फ्रेंड्स हो गया या फिर कोई भी आपका सगा संबंधी हो गया, उनके थ्रू लोन लेने से बचिए। चाहे आप किसी भी एजेंसी से, किसी भी बैंक से, किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के थ्रू लोन लेते हैं तो आपके लोन अमाउंट का 2% रुपया उस बंदे को मिलता है। ठीक है, वो इसीलिए मिलता है क्योंकि वो आपको लोन दिलवा रहा है, तो बैंक उसको एक अमाउंट देता है कि ठीक है तुम अगर और भी लोगों को लोन दिलवाओगे तो हम तुम्हें उनका 2% हिस्सा देंगे। सपोज कीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो लोन अमाउंट आपने लिया है उस 1 लाख रुपए का 2% हिस्सा उस व्यक्ति को जाएगा जिसने आपको लोन दिलाया है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको लोन लेना है तो किसी भी व्यक्ति के पास ना जाएं, सीधा आप या तो डायरेक्ट बैंक से बात करें। डायरेक्ट बैंक से बात नहीं कर सकते तो डायरेक्ट एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और उसमें जो भी वो लोग रिक्वायर्ड मांगते हैं वो सब फिल कीजिए और फिर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते कि जो ऑनलाइन लोन है इसमें इंटरेस्ट जो ब्याज दर होती है वो ज़्यादा होती है, और जो ऑफलाइन जो आप बैंक से लेते हैं डायरेक्टली उसमें ब्याज दर कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोन ले रहे हैं, जैसे बिजनेस लोन, व्हीकल लोन या फिर पर्सनल लोन। हर लोन की जो दरें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिर इसमें तीसरा हमारा पॉइंट है कि ऑनलाइन जब आप लोन लेते हैं किसी एप्लीकेशन के थ्रू तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कम लगते हैं, जैसे कि उसमें 2-3 या फिर 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स ही आपके लगते हैं और आपको लोन अप्रूवल मिल जाता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या लगता है, आपकी सैलरी स्लिप, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उसकी कोई स्लिप है या फिर कोई उसका प्रूफ है कि हाँ आपके पास निरंतर गति से हर महीने एक अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है बैंक में। ठीक है, फिर उसमें दूसरा चाहिए होता है आपके बैंक स्टेटमेंट, जैसे 3 महीने की या 6 महीने की, ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों पे कि वो कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड चाहिए होता है। फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, एक ऑडियो कॉल होती है, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप बाय बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए बैंक से, किसी भी बैंक से, तो देखिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए होती हैं, प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ये सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आपके बैंक की पूरी वेरिफिकेशन होती है कि भाई कब से कितनी पेमेंट आ रही है, कितना ये बंदा पर महीने सेव करता है। ठीक है, ये सब देखता है बैंक, इसको लोन देना चाहिए या नहीं, या इसके बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है हर महीने। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है पेमेंट ज़रूरी है, मतलब पेमेंट जल्दी, मतलब ऑनलाइन जो होता है उसमें पेमेंट जल्दी मिल जाती है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो उसमें पेमेंट कम धीरे धीरे मिलती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट लेते हैं तो उसमें आपको पेमेंट जल्दी मिल जाती है, हैंड टू हैंड, या फिर वो एक घंटा 2 घंटे का समय दे देते हैं, उसमें पेमेंट जल्दी मिल जाती है। अगर आप बैंक से लेने जाओगे तो उसमें कम से कम आपको 15 डेज का टाइम भी लग सकता है लोन को अप्रूव होने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि लोन कैसे मिलता है या आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोन लेते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी रिलेटिव से लोन नहीं लेना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्याज दर फिक्स करनी है। देखिए हर लोन की, हर बैंक की ब्याज अलग अलग होती है। एक होता है फिक्स इंटरेस्ट, एक होता है वेरिएबल इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जो कि जब तक आपका लोन खत्म नहीं हो जाता वो फिक्स ही रहता है। वेरिएबल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, जो लोन के साथ बदलता रहता है, और ये
अमाउंट या ये इंटरेस्ट या फिर ये ब्याज दर डिपेंड करती है गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट कब इंटरेस्ट को चेंज करेगी। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इसमें आपका फायदा है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसमें मैं आपको यही सजेशन देना चाहती हूँ कि जब भी आप लोन लें तो कोशिश करें कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला ही लोन ले, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आप समय सीमा तय कर लें कि भाई आप कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में बैंक से लिए हुए लोन या फिर ऑनलाइन लिए हुए लोन को चुका सकते हैं, ठीक है। 12 महीने, 36 महीने, 30 महीने, जो भी आप अपने अमाउंट के हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से, अपने सैलरी वेतन के हिसाब से ये डिसाइड कर लें कि आप ये लोन कब तक चुका पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आप लोन ले लें 30 लाख का और पेमेंट आ रही है आपके महीने 20,000 की और आप लिखवा दें कि मैं तो 1 साल में चुकता कर दूंगा। ऐसे देखो आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाओगे आप बैंकों की लिस्ट में, आपको कोई लोन नहीं देगा, प्लस आपके ऊपर जुर्माना तो लगेगा ही बैंक ना भरने का, और भी आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी लोन ना ले। जब भी आप लोन ले अपना माइंड सेट कर लें कि मुझे कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए और कितना लोन लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, कोशिश करें कि समय सीमा से पहले आप अपना लोन का भुगतान कर दें। क्यों? देखो, अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। क्यों? एक तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने एक बार लोन लिया और उसकी किस्त आपने समय से पहले भर दिया, वो पूरा लोन आपने पहले भर दिया समय से, तो काफ़ी बैंक आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाएंगे और आपके पास तरह तरह की बैंकों से फ़ोन आने लगेंगे कि सर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, मतलब जो भी है ना, जो भी लोन्स होते हैं वो आपके पास रिक्वायरमेंट आने लग जाएगी, खुद ब खुद आपको भटकना नहीं पड़ेगा लोन लेने के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है कि अगर आप कहीं से लोन लेते हैं, चाहे वो छोटा ले या बड़ा ले, कोशिश करें कि आप उसे समय सीमा से पहले उसका भुगतान कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना पे कर सके आप उतना ही लोन लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 50 लाख की जरूरत है, अगर 50 लाख की जरूरत है तो सीधी सी बात है, तुम भी कोई छोटे मोटे बंदे तो होगे नहीं, कुछ होंगे भाई सेटल्ड बंदे, ठीक है। अगर तुम 50 लाख का लोन ले रहे हो तो अपनी बुद्धि थोड़ा सा चलाओगे। 50 लाख का लोन 6 महीने में, 3 महीने में या नहीं उतर सकता है, ठीक है। 1 साल में भी नहीं उतर सकता है, उसके लिए आपको काफ़ी लिमिटेड सालों की ज़रूरत रहेगी। तो आप ये डिसाइड करें कि अगर मुझे 50 लाख का लोन लेना है तो मुझे बैंक को कितना समय देना पड़ेगा ये लोन भुगतान करने के लिए, ठीक है। या फिर बैंक आपको कितना समय दे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल आप लेना चाहते हैं आप बैंक को बताएं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको इतने साल या इतना समय सीमा देने की तो वो दे देंगे, अदरवाइज जो भी उनके रूल रेगुलेशंस होगी आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना पे कर सके उतना ही आप लोन लीजिए, उससे ज़्यादा या उससे डबल लोन लेने की ना सोचें, क्योंकि इसमें आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इसमें मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई प्रीमियम ले या फिर किसी भी लोन की आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, कोई लोन चल रहा है, तो उसको अगर आप समय से पहले नहीं दे सकते हैं तो कम से कम समय पर तो दे दो जनाब। समय पर दे देने से आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। बैंक आपके साथ बिना बात की ये बदतमीजी नहीं करेगा और आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आगे चल के आपको बैंक से लोन लेने के लिए दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का भी लोन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर प्रीमियम जमा कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं तो समय पर जमा कर दें, ना ज़्यादा पहले करें ना ज़्यादा बाद में करें, क्योंकि बाद में करोगे तो दिक्कत तो है ही, प्लस आपको उनका चार्ज भी भरना पड़ेगा लेट EMI का। अब वो बैंक डिसाइड करेगी कि वो कितना चार्ज लेती है। कुछ बैंक 500 रुपये भी लेते हैं, कुछ 100 रुपये भी लेते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर है ना कि तुम टाइम पे भर दो, तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगी कि पेनल्टी के बारे में जान लें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर आपकी EMI लेट हो जाती है तो बैंक की तरफ से हर एक दिन की पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, जो जैसे कि एक चार्ज लगना शुरू हो जाता है। वो 500 रुपये, 526 रुपये, 120 रुपये, कुछ भी हो सकता है, वो बैंक डिसाइड करता है। तो भाई जब तुम लोन लो, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो ज़्यादा समझदार बनते हैं, जाके बैंकों से लड़ने लग जाते हैं कि तुझे तो किस्त दे दिया, अब ये ब्याज हम नहीं देंगे, ठीक है। तो वो सुन ले मेरी बात कान खोल के कि अगर तुम जब भी लोन लेने जा रहे हो बैंक के पास तो उससे पेनल्टी चार्ज के बारे में बात कर लो कि अगर मेरी किस्त लेट होती है
तो मुझ पे कितना पेनल्टी चार्ज लगेगा। अगर वो आपको कहता है 500 रुपये, 1000 रुपये, तो तुम भैया वहीं के वहीं उस पेनल्टी चार्ज को कम भी करा सकते हो। देखो ऑनलाइन में तो ये सिस्टम नहीं होता कि तुम अपने पेनल्टी चार्ज कम करा सको, लेकिन ऑफलाइन जो कि आप जिसमें डायरेक्ट बैंक के पास जाके लोन ले रहे हो, उसमें ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा पेनल्टी चार्ज थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ठीक है, उसमें हो सकता है आप उसको कन्विंस कर लें मैनेजर को या फिर जो लोन अधिकारी है उसको, तो वो आपका लोन चार्ज कम कर देगा, पेनल्टी चार्ज। फिर उसके बाद देखो डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखे। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको कोई फ्रॉड घोषित ना कर दिया जाए, 420 के अंदर पकड़े ना जाओ तुम। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल लीगल तरीके से और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आगे चल के बैंक आपको किसी भी तरीके से ईएमआई ना भरने पर फंसा ना सके। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स ही गलत दे दोगे, वो तो तुम पहले ही 420 के केस में आ गए कि धोखाधड़ी कर रहा था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आया था जनाब, इस पर कंपनसेशन का अमाउंट लगाओ, हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना और जाली मत रखना, लीगल रखना। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के रिव्यू पढ़े। देखिए ये मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन से, चाहे वो नवी है या फिर क्रेडिट भी है या फिर मनी व्यू है या कोई भी है, अगर आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं तो आप उस एप्लीकेशन के नीचे जब उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसमें कस्टमर के रिव्यू आते हैं। वो कस्टमर्स के रिव्यू भी ये बताते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन कितना अच्छा है लोन देने के लिए। ठीक है, तो उसमें बताएंगे कि भाई इतनी जल्दी लोन दे देता है, इतनी जल्दी लोन नहीं देता है। ठीक है, इतना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, इससे ज़्यादा अमाउंट का लोन नहीं मिल सकता। ये सब आपको कस्टमर रिव्यू से पता लग जाएगा, ज़्यादा छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस नीचे जाके स्क्रॉल करके कस्टमर रिव्यू पढ़ लो, और जिस एप्लीकेशन के कस्टमर रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छे हो उसी एप्लीकेशन से आप लोन ले लो। अब कस्टमर रिव्यू के बारे में आप ऑफलाइन कैसे जाओगे, देखो मैं आपको बता दूं, जब आप ऑफलाइन डायरेक्ट बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो वहां पर कोई नहीं बैठा आपको बताने के लिए बैंकों की जो कमियां होती हैं। ठीक है, कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशन ऐसे भी होते हैं जो बैंक आपसे छिपाता है, और जब आप उसकी ईएमआई नहीं भरते तो वो आपके ऊपर थोप देता है कानूनी रूप से। ठीक है, और वो मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल नीचे छोटा छोटा सा लिखा होता है, चिन्ना चिन्ना सा लिखा होता है, छोटा छोटा, बिल्कुल जिसे आप पढ़ भी नहीं सकते कि भाई ये हमारा रूल रेगुलेशन है। ठीक है, फिर आगे चल के वही बैंक वही दिखा देता है कि देखो जी इसने साइन कर रखा है और इस डॉक्यूमेंट्स पे ये लिखा है, और हमने तो इसको दिया था पढ़ने के लिए, इसने पढ़ा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है या लोन नहीं भरते हैं तो इस तरह की दिक्कत आपको देखनी पड़ सकती है। तो जब आप ऑफलाइन किसी भी बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, आजकल तो देखो आप घर बैठे भी जान सकते हो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो लोगों ने बना रखी है, गूगल पे इतना सारा ज्ञान डाला हुआ है, किसी भी वेबसाइट को खोल के आप किसी भी बैंक की नॉलेज ले सकते हो, उस बैंक का कितना ब्याज दर है वो भी पता कर सकते हो, और इतना भी पता कर सकते हो कि अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं तो बैंक के हिसाब से उसकी कितनी ईएमआई बन सकती है और उस पर कितना ब्याज लग सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑफलाइन में रिव्यू की दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारा ज्ञान आप गूगल पे यूट्यूब के जरिए पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि लोन रिकवरी पर आरबीआई की क्या चेतावनी है। आप देखो ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत लोग इस बात से दुखी हैं। तुम लोन ले लेते हो, ठीक है, किस्त भरने में लेट हो जाते हो, कुछ तो ऐसे हैं महान जो किस्त भरते ही नहीं है, ठीक है, लोन ही खा जाते। देखो किसी के भी साथ गलत करोगे तो वो आपको रिवर्ट में मिलेगा। कभी भी आप जब बैंक से लोन लो तो इस उम्मीद से मत लो कि मैं तो लोन खा जाऊंगा, भाग जाऊंगा, इंसॉल्वेंट घोषित कर दूंगा, भगोड़ा घोषित कर दूंगा, बस खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसका खाओगे तो कहीं और निकल जाएगा। तो इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं, जब आप ईएमआई नहीं भरते हो, ठीक है, पहले तो एक लोन रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकता, जैसे आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी तरीके की आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता अपनी ईएमआई को लेके, इतना तो सबको ही पता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि मान लीजिए आपने लोन रिकवरी वाले ईएमआई नहीं भरी, ठीक है, मैंने कई केसेस में देखा है कि लोग जब IIFL से ले लेते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन से कोई बड़ा लोन ले लेते हैं और उसकी पहली ईएमआई नहीं भरते हैं, तो वो लोन वाले, वो रिकवरी एजेंट आपके घर पर भी आ जाते हैं, आपके ऑफिस के दफ्तर में भी आ जाते हैं पता करने के लिए कि भाई क्यों नहीं भर रहे। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इलीगल है। अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो, चाहे आपने ऑनलाइन लोन लिया हो, किसी एप्लीकेशन के थ्रू लिया हो, चाहे आपने डायरेक्ट बैंक से लोन लिया हो, अगर आप उसकी ईएमआई नहीं भरते हो तो ये कानूनी तौर पर आपका अधिकार है कि आपको किसी भी तरीके का हरेसमेंट नहीं दिया जाएगा बैंक के थ्रू, ना ही रिकवरी एजेंट के थ्रू। और अगर वो देता है इस तरह का हरेसमेंट,
तो आरबीआई कहता है कि हम उसकी नौकरी तक खा जाएंगे जो भी व्यक्ति आरबीआई की गाइडलाइन से अलग चलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोन रिकवरी वाले होते हैं वो कैसे कैसे आपको डराते हैं। आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, आपको धमकियां देंगे कि भाई अगर लोन नहीं दोगे तो हम आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, आपको फ्रेंड्स के कॉल करेंगे। ये सब इलीगल है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, सुनते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक लीगल नोटिस भेजेंगे, नहीं टाइप करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि देखो हमने लीगल नोटिस तैयार कर लिया, अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो हम भेज देंगे, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे कुछ नहीं होने वाला, आप सुनते जाओ, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपके घर पर आ जाएंगे, आस पड़ोस वालों से पूछेंगे कि हाँ ये कहाँ है, सीधा आप दफ्तर में घुस जाएंगे, वहाँ पे आपकी कलीग्स काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपसे बात करने के लिए चले जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी रिकवरी एजेंट एक सीमा अवधि तक आपके घर नहीं आ सकता, घर तो वो आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये कानूनी रूप से इलीगल माना गया है। दूसरा है आपको, अब आरबीआई ये कहता है कि भाई बैंकों को कि सबसे पहले तो तुम ऐसे रिकवरी एजेंट चुनो जो कि कोई वैल्यूएबल हो, जिनमें दिमाग हो, बुद्धि हो, एक मतलब स्टैंडर्ड के हो, ठीक है। ये नहीं किसी को भी उठा के तुमने 10,000 की नौकरी पर रख लिया और उसको भेज रहे हो कि इसके पीछे लग जाओ और पैसे निकाल के ला, ये तो बिल्कुल बेकार काम है, इलीगल वर्क है, ठीक है। फिर आरबीआई कहता है कि रिकवरी एजेंट या बैंक किसी भी व्यक्ति को जिसने लोन लिया है उसे सुबह 7 बजे से और शाम को 7 बजे के बाद फोन नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा आरबीआई कहता है कि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट, ठीक है, व्यक्ति के पहली किस्त में तो जा ही नहीं सकता। पहली किस्त में तो वो सिर्फ आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा, अगर आप उसमें उसको बोल देते हैं कि मुझे इतना समय चाहिए, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी नहीं भर सकता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप उनसे टाइम मांग लीजिए। तो अगर वो आपको टाइम दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो टाइम नहीं देते हैं और बार बार आपको दिन में 10 से 15 बार या इससे ज़्यादा बार भी कॉल करके आपको हरेस करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसमें भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उनके ऊपर। और ज़रूरत नहीं है आपको बार बार उनका फ़ोन उठाने की, अगर आपने उनको एक बार रीज़न दे दिया है, बट हाँ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने उनको रीज़न दे दिया है या आपने उनसे एक बार बात कर ली है, ठीक है। फिर आरबीआई कहता है कि जिसने भी लोन लिया है उस व्यक्ति की जो भी गोपनीय सूचना है, मतलब जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि इसने कितने का लोन लिया है, या ये सूचना किसी भी अदर व्यक्ति को नहीं देगा बैंक या रिकवरी एजेंट। जैसे वो धमकी देते ना, अगर आप फोन नहीं दोगे तो हम आपके उन रिश्तेदारों को फोन कर देंगे जो आपने नॉमिनी बनाया है, उसको फोन करेंगे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स को फोन करेंगे, इससे आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, आपको ही देख लो, आपको सोचना है। तो ये बिल्कुल कानूनी अपराध है और ऐसा बैंक नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो आरबीआई ने खुला कहा है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी मतलब जैसा कि ये लोग कहते हैं कि पहली किस्त में, मैंने आपको बताया कि घर आ जाते हैं, तो एक कानूनी अपराध है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता, पहली किस्त में तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दूसरी किस्त में अगर आप उसका फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, उससे बात नहीं करते हो, उनको किसी भी तरह की सूचना नहीं देते हो, तो वो आपके घर आ सकते हैं। वो भी घर नहीं आ सकते, केवल बाहर आ सकते हैं, और आप उनसे बाहर ही मिल सकते हैं, बिना आपकी परमिशन के वो आपके घर में नहीं घुस सकते। और अगर वो ऐसा करते हैं, आपके साथ धक्का मुक्की करते हैं, आपके घर में घुस जाते हैं, आपके घर का सामान ले लेते हैं, तो इसमें आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और आप उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में रिकवरी एजेंट की नौकरी भी जा सकती है और बैंक को भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब देखो लोन रिकवरी पे क्या क्या चेतावनी थी आरबीआई की, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इनके हरेसमेंट से कैसे बच सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। दूसरा है कि अगर आप सिक्योर लोन लेते हो या अनसिक्योर लोन लेते हो। सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन होता है कि आपने कोई चीज, अपनी कीमती चीज उनके पास रख दी, बैंक के पास,
ठीक है, इसे कहते हैं सिक्योर लोन। जैसे आपने गोल्ड लोन ले लिया तो ये एक तरह का सिक्योर लोन हो गया। जमीन के कागज पे लोन लिया है, होम लोन, ये भी एक सिक्योर लोन हो गया। ठीक है, लेकिन अनसिक्योर लोन किसे कहते हैं? जैसे बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, आपने उसमें कुछ भी नहीं दिया बैंक को, कि ना मेरे कागज ना मेरा गोल्ड, मतलब कुछ नहीं है बैंक के पास, फिर भी आपको लोन मिल गया, उसको कहते हैं अनसिक्योर लोन। ठीक है, अब बैंक वाले क्या करेंगे? सिक्योर लोन में क्या करेंगे? वो पुलिस के पास जाएंगे। सिक्योर लोन में हमेशा याद रखना, अगर आपने कोई भी लोन गवर्नमेंट से लिया है तो पुलिस का हस्तक्षेप पूरा रहेगा। अगर आपने कोई लोन प्राइवेट बैंक से लिया है तो उसमें पुलिस का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं रहेगा, आप इजीली डील कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए पहले सरकारी बैंकों की बात कर ले, जैसे SBI हो गया, ये सरकारी बैंक है। अगर आपने इसे कोई सिक्योर लोन लिया है तो पहले वो लोग क्या करेंगे? अपना लोन रिकवर करने के लिए पुलिस वालों के पास जाएंगे, उनके पास कंप्लेंट करेंगे कि ऐसे ऐसे लोन नहीं दे रहा है। फिर पुलिस वाला आएगा। अगर आपके पास लोन देने के लिए नहीं है पैसा तो आप उस वक्त एक समय सीमा ले सकते हो कि इस वक्त तक मैं लोन दूंगा, इस वक्त तक मैं EMI भर दूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर उस समय सीमा के बाद भी आप वो EMI नहीं देते हो या वो लोन नहीं देते हो तो बैंक को पूरा हक है, जो भी आपने अपनी चीज उनके पास रखी है गिरवी, वो उसे जब्त कर ले बाय कोर्ट, या फिर वो बाय अपने जो भी उनके खुद के अधिकार है बैंकों के, उनके हिसाब से वो चीज़ों को जब्त कर सकते हैं। और वो आपको तब तक नहीं देंगे जब तक आप उनका इंटरेस्ट और पूरा लोन रिकवर नहीं कर देते। ठीक है, और ऊपर से आपके ऊपर पुलिस का भी प्रेशर रहेगा। अब बात कर लेते हैं अनसिक्योर लोन की। अनसिक्योर लोन में पुलिस का हस्तक्षेप बहुत ही कम रहता है, और अगर वो प्राइवेट बैंक से लिया है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी HDFC एक प्राइवेट बैंक है, अगर आप वहां से कोई अनसिक्योर लोन लेते हो तो इसमें पुलिस का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं रहता, सिर्फ गवर्नमेंट बैंकों में ही हस्तक्षेप रहता है। पुलिस वालों को कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि प्राइवेट है, कहीं कहाँ से उठ के आ गए बैंक खोल लिया, हमें क्या लेना देना है, पड़े रहने दो। ठीक है, तो इसमें पुलिस का हस्तक्षेप बहुत कम रहता है। अब देखिए, अगर आपने इनसिक्योर लोन कोई लिया है तो आपके पास नोटिस आ सकता है, जैसे एक लीगल नोटिस, उसमें आपको घबराना नहीं है, किसी वकील के पास नहीं जाना है। ठीक है, अगर ज़्यादा पैसे वाले हो तो वकील भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सुविधा देखो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको किसी वकील के पास नहीं जाना है। अगर बैंक से लीगल नोटिस आया है, उसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि तुम अपनी EMI भर दो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब आपको उसका रिप्लाई जरूर देना है, 15 दिन से पहले या फिर 30 दिन से पहले उसका रिप्लाई जरूर देना है। या तो आप तुम खुद लिख दो, या फिर तुम अपने वकील से लिखवा लो, या फिर किसी टाइपिस्ट से लिखवा लो, और उसमें लिखना है कि जो भी आपका रीज़न है, कि मेरा ये रीज़न है, मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं इतना अमाउंट अभी पे नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस अमाउंट को पे करने के लिए, बट मैं सही नियत के साथ आपका ये लोन अमाउंट चुका दूंगा, आप ये भेज दो, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती फिर। ठीक है, ये तो थी मैंने अनसिक्योर की बात। अब अगर मैं सिक्योर लोन में जाऊं, सिक्योर लोन में पहले तो आपकी चीज़ें जब्त हो जाएंगी, आपके पास ज़्यादा राइट ही नहीं है। सिक्योर लोन में कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप कोर्ट में तभी जा सकते हो जब रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करे। ठीक है, अब सिक्योर लोन में क्या होता है? सिक्योर लोन में अगर आपने उनको ब्लैंक चेक दिए हैं, ठीक है, और वो चेक बाउंस हो जाते हैं, तो आपके ऊपर चेक बाउंस का केस बनता है 138 NI एक्ट के तहत। ठीक है, चेक बाउंस का केस बनेगा तो ऑफिशियली कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। और इसके अलावा आपके पास 13/2 का एक नोटिस भी आ सकता है, और उस नोटिस में ये लिखा होगा कि हमने आपकी चीजें पजेस्ट कर ली हैं और ये चीजें हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारा लोन पूरा नहीं कर सकते। तो भाई ये दोनों चीज प्रेशर वाली है, इस चीज को सीरियस लेना है दोनों को ही। ठीक है, बाकी ये छोटे मोटे नोटिस होते हैं, लीगल नोटिस, ये धमकाने वाला नोटिस, इसको सीरियस ना भी लो तो चलेगा, बट उसका EMI भर दो, लोन भर दो, जो भी है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी कर सकता है तो आप कैसे डील करो। ठीक है, रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो 100 नंबर पे फोन कर दो। ठीक है, पुलिस आप ही की हेल्प करेगी। बदतमीजी क्योंकि वो कर रहा है, बदतमीजी कर ही नहीं सकते, ये इलीगल है। उसके बाद अगर पुलिस भी कोई हेल्प नहीं करी तो आप डायरेक्ट चले जाओ RBI की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.com पर। वहाँ पर एक पोर्टल बना हुआ है शिकायत का, वहाँ पर टाइप करो और अपनी डिटेल्स भरो, और उसमें जो भी आपका रीज़न है कि आपके साथ कौन से बैंक का रिकवरी एजेंट बदतमीजी कर रहा है वो डाल दो। ठीक है, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो जाएगी और दोबारा आपके साथ किसी भी तरीके की बदतमीजी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सब लोन रिकवरी पर सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है कि मैम अगर हमने कोई व्हीकल लोन लिया है और अगर हम EMI नहीं भरते हैं तो क्या बैंक
हमारे व्हीकल को जब्त कर सकते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर है कोई भी बैंक आपके व्हीकल को जब्त नहीं कर सकता अगर आपने ईएमआई नहीं भरी है। तो पहले तो ये अपने दिमाग में बिठा लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आके व्हीकल आपका ले जाता है या फिर धमकी देता है तो सबूत बना लो और तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दो। कानूनी कार्रवाई में आप उस पर डेफर्मेशन का भी केस कर सकते हो, मानहानि का केस। दूसरा, आप उस पर सिविल केस भी कर सकते हो सिविल कोर्ट में जाकर, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर वो जो भी व्हीकल है, आपने व्हीकल लोन लिया है, वो प्रॉपर्टी अभी आपकी है, आपके नाम है, अगर कोई भी व्यक्ति उसको उठा के ले जाता है तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, जो कि एक अपने आप में ही कानूनी अपराध है। तो इसके बिहाव पर आप काफी कानूनी कार्रवाई बैंक के ऊपर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक लीगल लॉ वीडियो को फॉलो करें, और अगर आपको बैंक से या फिर लोन रिकवरी से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं।